प्रथम युद्ध कब से कब चला था? 1914 से 1918 तक प्रथम युद्ध चला था। ठीक है, लगभग में चला था। वही बस आगे एक जैसे डेट बता था वैसे पता है लगभग में। तो भारत में अंग्रेजों का क्या था? हुकूमत था। भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था और अंग्रेजों का यहाँ पे उपनिवेशिक शासन था। उपनिवेशिक होता क्या है कि जब एक शक्तिशाली देश अपने से निर्बल, अपने से कमजोर देश पर अपना सत्ता स्थापित कर ले, यानी हुकूमत कर ले, तो उपनिवेशिक कहलाती है और एक क्रिया उपनिवेशवाद कहलाती है। तो यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत ने हुकूमत किए हुए थी और तो यहाँ पे आंदोलन वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने भारतीयों से एक वादा किया कि आप लोग मेरे युद्ध में साथ दीजिए और मैं आपको कुछ अधिकार वापस दे दूंगा। सारे राजनीतिक और तथा धार्मिक सब प्रकार का अधिकार वही अपनाए हुए थे भारत को, और गुलाम करीबे किया तो जैसा मन है वैसा करेंगे। राजतंत्र की सरकार वो अपना चलाए हुए थे और बोले थे कि कुछ हम अधिकार आप लोग को भी दे देंगे। भारतीयों के जनता लोग ने उन अंग्रेजों के तरफ सैनिक बन के लड़ाई किए युद्ध में। किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। जहां का शासक कौन हुआ करता था? हिटलर। और भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश ने अग्रिम पंक्ति में रखे थे। अग्रिम पंक्ति मतलब सबसे आगे वाला लाइन में, यानी लड़ाई झगड़ा या तो मारेगा या तो मरेगा, सबसे पहले आगे वाला। नहीं समझे? नहीं कहते हैं लास्ट में, अंत में तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी, अंत में जीतता वह है या जीता वह है जो हमेशा हारने तथा हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है। अंत में वही जीता है या तो जीतता है। तो सबसे अग्रिम पंक्ति में रखा था। तो इससे कुछ सैनिक मारे गए, यानी भारत के जनता लोग, भारत का वासी और ब्रिटिश के सैनिक अपने तरफ से क्या करे थे? उन्हें अपने युद्ध में शामिल किए हुए थे। मैं क्या गुड मॉर्निंग बोलो तुम्हें? तो रख लाओ तो सुनिए सुनिए। हाँ, अपने तरफ से लड़ा रहे थे, ठीक है ना। तो कुछ सैनिक ने मारे उनको, जर्मनी के भी सैनिक को कुछ मारे तथा उन्होंने भी कुछ क्या चाहिए ब्रिटिश के सैनिक को मारे। लेकिन ब्रिटिश के तरफ से कौन थे? हिंदुस्तानी थे और बहुत सारे हिंदुस्तानी सैनिक के रूप में कि जर्मनी का क्या है सैनिक है, सॉरी ब्रिटिश का सैनिक है, पकड़ा गया हिटलर के कैद में। और इधर फिर से हार हुई जबरदस्त, उसका क्या है? ब्रिटिश का हार भी हुई उधर से। तो इधर कर बढ़ाया भारत पे और कर बढ़ा दिया कि जो मान लो घाटा की सरकार को किसी भी चीज़ में घाटा होके तो तुमको क्या लगता है? वो तभी तो महंगाई बढ़ता है। नहीं समझे? अरे अभी अग्निवीर में 3-4 ट्रेन, 4 रेलवे स्टेशन जला दिया लोग, तो किराया बढ़ गया और उसका वसूल कर लेगा जनता को। जर्मनी का सबसे बड़ा एक ठोट था और इसी ठोट से उसने पूरे जर्मनी पर हुकूमत किया हुआ था बहुत दिनों तक। उसने एक ही दिमाग, मन और मस्तिष्क को मिलाकर विचार किया था कि जर्मनी के जनता के इतना ने निचोड़ दो, या किसी भी जनता को जब हुकूमत करनी है राजतंत्र में, जनता के इतना ने निचोड़ दो ना कि रोटी से ध्यान हटे कि अर्थव्यवस्था पर ध्यान जाए, इकोनॉमिक्स पर ध्यान जाए। जब तक खाने के लिए तुम्हारे पास प्लेट में रोटी नहीं है, घर में अनाज नहीं है,
तुम देश की कैसी अर्थव्यवस्था चल रही है नहीं सोचोगे, नहीं समझे। वो डांस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं समझे। कोई सुख सुविधा है कि नहीं है, कब सोचोगे जब तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी था। यानी समय के अनुसार मूवी भी बनती है। पहले मूवी बनती थी रोटी कपड़ा मकान, जब रोटी कपड़ा मकान हो गया तब बनती है तीसमार खान, नहीं समझे। अपने अपने बात में पहले सब नहीं, पहले बनती थी मदर इंडिया, भारत की गरीबी दिखाई गई बहुत अच्छे से, नहीं समझे। पहले फिर जबरदस्ती मार देता था इसको उसको, तो क्या बदले, बदले की आग, हुकूमत की जंग, लहू के दो रंग, खून भरी मांग, ये सब बनती थी। अब ये सब नहीं बनती है, नहीं बनती। अब तो जब नॉर्मल बनती है ना मूवी, जब से एजुकेशनल मूवी बनती है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर कर बढ़ा दिया गया, और कर बढ़ाने के खिलाफ कुछ विद्रोह किए लोग, तो अंग्रेजों ने भारतीयों पर एक कानून लाया, जिस कानून का नाम है रॉलेट कानून। और रॉलेट कानून 1919 में लागू कर दिया गया। नीतीश कुमार, कौन सा कानून लागू किया गया भारत पर? रॉलेट कानून। हाँ, रॉलेट कानून। रॉले एक्ट कानून, समझे। कब लाया गया? 1900। कहाँ ध्यान है? रॉले एक्ट कानून 1919। जब यहाँ पे कर बढ़ा दिया गया भारतीयों के खिलाफ है, कि पहले तो अब भी जान रहे कि यहाँ के सैनिक लोग, जनता लोग गए, सैनिक बना के ले गए, और इधर में बहुत सारा सैनिक मारा भी गया भारत के खिलाफ के, हिंदुस्तानी मारा भी गया, और कुछ कैद भी हो गया। और फिर प्रकृति के ऊपर से खेती होती थी, प्रकृति के निर्भर रह के, प्रकृति के ऊपर निर्भर रह के, मतलब कि वर्षा होगा तो खेती होगा, और जो खाने वाला बीज है वही बीज खेत में जाएगा, खाने वाला जो अनाज है वही बीज का रूप काम करेगा। अब तो बीज अलग आता है, खाद आता है, पानी है, नहीं समझे। तो और उससे भी कर बढ़ा दिया गया। इस पे भारतीयों पे बहुत ज़्यादा बोझ हो गई, इसके खिलाफ आंदोलन किए, तो समझे, बोले तो उन्होंने एक भारतीय के खिलाफ क्या ला दिया, कानून ला दिया 1919 में, रॉलेट कानून। इस कानून के तहत था कि इस कानून के तहत किसी भी जनता को, भारतीय जनता को पकड़ कर वो लेकर जेल में डाल सकते हैं, नहीं समझे, और गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर, नहीं समझे, सजा दे सकते हैं। ना सवाल, ना दलील, ना जलील, ना वकील, नहीं समझे, ना दलील, ना जलील, ना वकील। इस कानून में तीनों था। कि आप काहे आप कर लिए, फिर आप हमको पकड़े, आप दलील भी नहीं कर सकते, नहीं समझे, आप अपने खिलाफ वकील भी नहीं रख सकते हैं, आपको गुप्त रूप से सजा भी दिया जाएगा। काहे देवल गया है तो ये नहीं, काहे सजा दिया गया। मान लो आया 2-4 थोपी मारे लगा अंग्रेज, अब कहिएगा कि सर जी क्यों मारे, तो कि रॉलेट कानून, नहीं समझे, कि शक के आधार पर किसी को भी मारे, वो अपना मन मौजे सरकार। 1919 में कानून लगाई गई, क्या थी, रॉलेट कानून। तो समझिए, इसी कानून पे बातचीत करने के लिए, इस कानून पे बातचीत करने के लिए तथा पहले अनाज पहली होती है ना, अनाज खेत का, तो वहाँ पे पूजा होता है। आज भी हम लोग में पूरा, कैसे गाय डाल को हम लोग हिंदू, पूरे भारत में, चाहे भारत में क्या, जो भी हिंदू है, ये जब दिवाली के एक दिन बाद पहले गौ माता का पूजा होता है, उसी को पहले खिलाया जाता है। ऐसे तो रोज एक रोटी खिलाना चाहिए पहले, लेकिन उस दिन सबसे पहले उसी का पूजा होता है, गाय माता का, तब गौ माता भी कोई खाता है, कोई भी हिंदुस्तानी होकर, हिंदू होगा कोई भी पहले उसी को खिलाएगा, नहीं सर। हम लोग में क्या होता है, दाल रोटी खीर इधर चलता है, अपना अपना जगह सब, और फल होता है, और फल होता है, समझे, पूजा। तो उस वैसे ही एक अनाज के रूप में, अनाज जब पहले होता था ना, तो बैसाख है, हिंदी में है ना, हिंदी महीना नाम, तो बैसाख में अनाज हुआ था। वही बैसाखी एक पर्व होता है, बैसाखी पर्व। तथा यह कानून में को एक बैठ के बातचीत करने के लिए पंजाब के बांगा में, ठीक ना, वहाँ पे एक क्या चीज बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, ठीक ना, बांगा में, बांगा गांव में जलियांवाला बाग है, अमृतसर पंजाब में, ठीक ना। अमृतसर पंजाब में एक गांव है बांगा गांव, समझे, वहीं के थे ना ये, कौन थे, भगत सिंह, ठीक ना। उसमें जाकर अपना बात विचार विमर्श कर रहे थे। किसी प्रकार कमीशन को, जनरल डायर को पता चल गया,
जनरल डायर को पता चल गया कि वहाँ पे बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग इकट्ठा हुए हैं। उसमें एक ही गेट थी और गेट की लगभग चौड़ाई लंबाई उस गेट की 7 से 8 फीट थी और चौड़ाई थी 5 से 6 फीट लगभग ये चौड़ाई थी। उस बाग में एक ही गेट थी, समझे, एक ही गेट, बहुत बड़ी बाग थी, उसमें एक ही गेट थी और गेट से ना एक ही गेट से आना है, एक ही गेट से जाना है। होता है ना बहुत सारे पार्क में 10-10 गो गेट होता है, 5-5 गो गेट होता है कि आना है इससे, जाना है उससे, ठीक है। चाहे बसें में होता है कि क्या चाहिए आपको, एंट्री पीछे वाला गेट से लेना है और एग्जिट आगे वाला गेट से, होता है ना, समझे। तो लेकिन एक ही गेट थी। अब वहाँ पे अपने जनरल डायर आए बहुत सारे सैनिकों को लेकर और अपने अथी में जलियांवाला बाग के अंदर उस सैनिकों को कर दिया और लास्ट में एक तोप को गेट पर लगा दिए सबसे। अच्छा, आप भी जान रहे कि गेट का भी चौड़ाई कितना 5 से 6 फीट होता है, गेट पर दम फिट कर दिया गया, समझे। और जो भी लोग गेट पर भागेगा तोप लगेगा तो गेट की तरफ तो कोई भागेगा नहीं। और चारों तरफ से अपने सैनिकों को पोजीशन लेने का आदेश दे दिया गया। अब पोजीशन लेने के बाद गोली चलने के बिना कोई सूचना का, बिना कोई विचार विमर्श, बिना कोई कहानी की, बिना कोई बातचीत की अपने सैनिकों को जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और कम से कम वहाँ पे 1600 राउंड गोली चली थी, 1600 राउंड गोली चली वहाँ पे, नहीं समझे, उस बाग में। और उस एक बाग में एक बहुत बड़ी सी कुआं थी, बहुत बड़ी सी क्या थी, कुआं थी, जिसकी कुएं की व्यास लगभग 18 से 22 फीट थी, नहीं समझे, सॉरी 20 से 25 फीट थी, 20 से 25 फीट उस कुएं की व्यास थी। कुएं की व्यास समझ रहे हो ना, उसके एक छोर से दूसरे छोर उसकी बीच वाली की क्या होती है, व्यास, दूरी को व्यास करते हैं, एक छोर से दूसरे। अगर वो कोना पे होता है जीवा, समझ में आ गया ना, वो लगभग 20 से 25 फीट कुएं के व्यास थे। इतनी बड़ी कुआं कहीं नहीं मिलेगी, नहीं समझे। 10 फीट की कुआं बहुत बड़ी दिखती है, कम से कम 20 से 25 फीट की कुआं थी पानी पीने के लिए। अब धनाधूर गोली चलाने लगा, जनरल डायर ने अपने सैनिकों को दे दिया आदेश। और उस जान बचाकर भागने के लिए उस कुआं में हिंदुस्तानी लोग, उसमें बुजुर्ग, बच्चे, महिला, नहीं समझे, स्त्री, महिला स्त्री के ना, सब समझ में आया, नौजवान, सभी लोग अपने जान बचाने के लिए उस कुआं में कूद कर बहुत अत्यधिक मात्रा में अपना जान दे दिया। और वहाँ पे छोटा छोटा बच्चा अनाथ हो गया, यतीम हो गया, नहीं समझे। एक दिन में लगभग नहीं भी तो पूरे हिंदुस्तान को क्या बोलते हैं, मातम के रूप में बदल दिया, नहीं समझे, मातम के रूप में बदल दिया। पूरे हिंदुस्तान में मातम छा गया, नहीं समझे। और यह घटना हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल में हुई थी। और कब, तो 13 अप्रैल 1919 में, नहीं समझे, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई, समझ में आ गया, नहीं समझे। और इसके बाद एक असहयोग आंदोलन लाए थे, असहयोग आंदोलन लाए थे, समझ में ना। 1920 से 1922 में यह क्या चली थी, असहयोग आंदोलन चली थी। असहयोग आंदोलन था क्या कि किसी भी रूप में हम अंग्रेजों का जवाब नहीं देंगे, सुनिएगा, किसी भी रूप में हम अंग्रेजों को जवाब नहीं, जितना मारना है पीटना है मारिए, हम उसके वस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे, नहीं समझे। और खूब शांति रूप से आंदोलन किया जाएगा, शांति रूप से क्या किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। और वहीं पे यूपी में समझो, अब समझो एक और इसके बाद की कहानी समझो। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। इसके पहले क्या, प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे सैनिकों को क्या ब्रिटिश ने अपने तरफ से लड़ाई करवाया था, युद्ध में उतारा था। युद्ध में उतार कर क्या थे, जर्मनी ने कैद किया हुआ था। फिर आगे आज़ाद हिंद फौज की अब कहानी समझो।
वहाँ पे जब वो जर्मनी में कैद था तो क्या सुभाष चंद्र बोस ने गए और उससे जर्मनी के हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर का भी 8-10 क्या थे, हम शकल थे, किसी से वो मिलते नहीं थे। तो जाते जाते या किसी कारणवश ये पहचान लिए, फिर इससे आके मेरे पहले बोलते कि नहीं हमको हिटलर से मिलना है, नहीं मिलने देते थे। फिर बहुत कोशिश के बाद उन्होंने हिटलर से उनकी क्या मुलाकात हुई, सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जितना भी आपको जो ब्रिटिश वाले सैनिक हैं, अगर ब्रिटिश के ही मारे तो हिटलर को भी क्या चाहिए, जब खुद का आपका तलवार है, खुद का गला काट रहे हैं अपना दुश्मन, तो इससे बड़ी हथियार हो नहीं सकती, नहीं समझे। जब आपका खुद का हमको मान लीजिए किसी को भी युद्ध में एक दूसरे पार्टी को विनाश के रूप में ले जाना है और वह पार्टी खुद अपना विनाश कर रहा है, इससे बड़ी हथियार क्या है, नहीं समझे, समझे, इससे बड़ी हथियार नहीं है मेरे सोच के अनुसार, दिस इज फॉर माय पर्सनल ओपिनियन, समझे। क्या बोला गया कि ठीक है आप जितने भी पकड़ के लाए हैं सैनिक को, अगर यही लोग फिर से ब्रिटिश को मारने लगे तो वो भी सोचा कि मेरा सैनिक, सॉरी ब्रिटिश का सैनिक जो मेरा कैदी है वही मेरे तरफ से या तो उसके तरफ से जाकर उसके मारे, उसको ही युद्ध में मारे, तो इससे बड़ी हथियार क्या हो। तो ठीक है, ताकि हम जाइएगा खुला छोड़ेंगे वो सब विद्रोह कर देगा, ताकि हमें 2 मिनट बात करने के लिए लाइए, क्या कर रही हो, समझे, कि हमको 2 मिनट बात करना है उस सैनिकों से। गए जितने भी भारतीय के भारत के तरफ के सैनिक थे, मतलब भारत वाला जो उधर कैदी थे, तो गए और कहे कि हमारी माँ, भारत माँ गुलाम है अंग्रेजी हुकूमत के हाथों में, और इसे आज़ादी दिलानी हमारी क्या है, धर्म है। हेलो, अच्छा ईयरफोन ला, सुनिए कि हमारी क्या है, भारत हमारी माँ है और माँ हमारी क्या है, अंग्रेजी हाथों के गुलाम है, और इस गुलाम को आज़ादी देने का वक्त आ गया है कि चलो। तो उन लोग भी सोचे कि अपनी देश आज़ादी तो कोई भी चाहेगा ना सर, आज़ाद है, नहीं समझे। तो ये लोग की अंग्रेजी हुकूमत को अब मार भागा है भारत से। वो लोग भी सोचे, कैदी लोग भी कि बात तो सही बोल रहा है, अपनी मातृभूमि से किसे नहीं प्यार होता है, जिसे नहीं प्यार होता है वही ना देशद्रोही होता है, समझे। देशद्रोही वही ना होता है। मूवी देखे होंगे आप, सबसे बड़ी बढ़िया मूवी अभी तक भारत में वायरल है, बहुत बढ़िया मूवी दिल जले। दिल जले में लास्ट में क्या बोलता है कि दारा हमारी लड़ाई कभी हिंदुस्तान से नहीं थी बल्कि हिंदुस्तान के सिस्टम से थी। मेरा अभी भी इस देश के प्रति, इस मुल्क के बहुत ज़्यादा प्रेम है। मेरा गिला हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। कभी भी अपनी लड़ाई इस भारत भूमि से नहीं थी, भारत के सिस्टम से थी, नहीं समझे। कि आज भी इस सीने में अपने देश के प्रति प्रेम में मुल्क है, वही नाम छापा मिलेगा। सोनाली बिंदिया से बोलता है, लास्ट में दारा से बोलता है, दोनों से बोलता है बात, समझे। बहुत बढ़िया राष्ट्रवादी की बात बताता है उसमें, समझे। तो वहाँ पे क्या बोलता है कि आता है कि जर्मनी वाला हिटलर भी सोचता है कि बात तो सही बोल रहा है, ताकि रुको इसको ट्रेनिंग दे देते हैं, और फिर से इसको ट्रेनिंग दे देता है बढ़िया से। और वह है ट्रेनिंग देता है हथियार चलाने का, फाइटिंग करने का, युद्ध कैसे करने का, युद्ध जीतने का, बहुत सारा ट्रिक सिखाता है, गुर सिखाता है, कॉन्सेप्ट बताता है, ठीक है ना। और वहाँ से सब कैदी को एक सेना के रूप में तैयार कर लिए। कौन तैयार कर लिए? सुभाष चंद्र बोस। और वहीं से बोले कि पहली बार दिल्ली फतेह, चलो दिल्ली। और वहीं पे ना बोले थे वो लोग सैनिकों के कि 2-3 बात बहुत बढ़िया बोले थे कि भाई ये गुलामी की हलवा पुरुष से अच्छा है आज़ादी की सूखी रोटी खाना। पहली ठोट है उनका। फिर दूसरी ठोट है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नहीं समझे। फिर से बोले कि दिल्ली चलो, ठीक है, और जय हिंद, उन्हीं का नाम। यानी एक कॉन्सेप्ट पे कहानी के रूप में तैयार कर लीजिएगा
कि सुभाष चंद्र बोस का थॉट क्या क्या है कि आज़ादी की हलवा पूरी से अच्छी सूखी रोटी खाना और खाकर दिल्ली चलो। ठीक है, नहीं फिर से गलत, खाकर दिल्ली चलो। ठीक है, एक थॉट पे अगर कहानी के रूप में याद करना है तो ट्रिक पे ऐसे कहानी के रूप में भी सारे थॉट उनको अच्छा है। गुलामी के हलवा पूरी से अच्छा है आज़ादी की सूखी रोटी खाना, दिल्ली चलो, खून दान करो, जय हिंद बोलो। नहीं समझे? तीनों एक पे कहानी, सूखी रोटी खा के दिल्ली चलो, खून दान करके जय हिंद बोलो। एक बार ठीक है, ऐसा है नहीं, उनका थॉट सिंपल सी है कि गुलामी के हलवा पूरी से अच्छा है आज़ादी की सूखी रोटी खानी। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, दिल्ली चलो, जय हिंद बोलो, यही था। और आकर पहली बार क्या है, दिल्ली फतेह किया और उन्हीं का तब उस फौज का क्या नाम था, आज़ाद हिंद फौज। उन्हीं का नाम, भारत में पहली बार फौज का निर्माण वही ना किए हैं, आज़ाद हिंद फौज का। समझा नहीं बात है? चलो, ये आपका यहाँ तक बता दिए, रौलट कानून भी बता दिए, जलियांवाला बाग भी बता दिए। अब आपको खिलाफत आंदोलन भी चलो बता रहा हूँ, ये भी तो बता ही दिए सब। असहयोग आंदोलन अब पढ़ा रहा हूँ।